अच्छा स्वामी जी, हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। स्वामी जी नमस्कार। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, फुर्ती, उत्साह, इसका सचमुच कोई जोड़ नहीं है और इस उम्र में तो ये बेजोड़ उन्हें बनाता है। लेकिन राहुल गांधी भी तो अभी बड़ी लंबी भारत जोड़ो यात्रा करके आए, ऊर्जावान दिखते हैं, फिट दिखते हैं। स्वामी जी ने कई दफा हमारे कार्यक्रम में बड़ी उनकी इस बात को लेकर प्रशंसा की है कि बड़े फुर्तीले हैं, जोशीले हैं। स्वामी जी ये देखो हर्षवर्धन जी, मैं वापस कहना चाहूंगा, यदि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा ना करते तो अभी तक उनका राजनीतिक मोक्ष हो गया होता। ये बहुत बड़ा तत्व में कह रहा हूं। तो उन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को या अपनी पार्टी को जो बचाया है, और कम से कम सारे विपक्ष को जो भी उन्होंने इंडिया नाम दे करके, और मोदी जी ने उसके ऊपर दूसरे कमेंट किए। आज यदि मोदी जी डायरेक्ट जो है कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं, तो ये जो पूरी शक्ति उन्होंने पाई है, ये भारत जोड़ो यात्रा से ही पाई है। तो किसी के भी पुरुषार्थ का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी इतना पुरुषार्थ न करते तो आज वो राजनीति में नेपथ्य पर चले गए होते। ये अब उनको लोगों ने पप्पू कहना बंद कर दिया है। क्या ये छोटी उपलब्धि है? अब कम से कम विपक्ष ने और रूलिंग पार्टी ने उनको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। हर्षवर्धन जी, तो मैं इस बात की तो तारीफ करूंगा कि जो भी व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा उसका परिणाम तो उसको जरूर मिलता है, और राहुल गांधी को भी उसका मिला है। कर्नाटक में भी विजय हुई हो सकता है 1-2 स्टेट और भी वो जीत जाए। तो इसलिए स्वामी जी, आपने कहा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से अपना राजनीतिक मोक्ष बचा लिया। वो तो उम्मीद में है कि उनका राजनीतिक पुनर्जन्म हो। वो तो देश के प्रधानमंत्री कब बनेंगे राहुल गांधी? बनेंगे कि नहीं? अब भाई देखो, ये तो आप जो है भविष्यवाणी में इंदु प्रकाश से पूछना ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम तो वर्तमान में जीने वाले हैं। और नहीं, लेकिन एक भविष्यवाणी स्वामी जी हम आपसे चाह रहे हैं कि चाहे जितनी चुनौतियां हो, 2024 में प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, ये देश कह रहा है। नहीं, एक भविष्यवाणी स्वामी जी आपसे और हम चाह रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कि आप चूंकि देखिए योग धर्मिता से जीते हैं, और साथ साथ आप देश के विकास में व्यापार के जरिए क्या योगदान हो सकता है उस तरफ भी अपनी दृष्टि रखते हैं। तो स्वामी जी, ये एक भविष्यवाणी आप और करें कि आज जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि देश विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, क्या ये आपको होता दिखाई देता है? आपने तो हाल ही में विदेश के इतने दौरे किए हैं, जरा तुलनात्मक अध्ययन करके बताएं। देश, मीनाक्षी जी, विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति तो आने वाले 5 सालों में ही बन जाएगा, लेकिन 20-25 साल हम मेहनत करेंगे तो भारत विश्व की सर्वोपरि आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनेगा। मैं तो इस विश्वास में जीने वाला व्यक्ति हूं। तो हाँ, लेकिन इसके लिए हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के जवानों को, उद्यमियों को, यहां पर बैठे हुए हमारे विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क चलाने वाले हमारे कर्मयोगी भाई बहन, एक बार उन सबका अभिनंदन है। कर्म ही हमारा धर्म है और हमारी कार्यशालाएं हमारे देश के मंदिर हैं। तो इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो लोग निर्माण में लगे हैं, जो लोग शिक्षा में लगे हैं, जो लोग चिकित्सा में लगे हैं, अलग अलग सेवाओं में लगे हैं, जो जहां पर तैनात है, देश की सीमाओं पर लगे सैनिकों से लेकर के मिलिट्री, पैरामिलिट्री के हमारे सीआरपीएफ के जवानों से लेकर के जो जिस कर्म में नियुक्त है, मेरे साथ बोलेंगे, कर्म ही धर्म है। बोलो, कर्म ही हमारा धर्म है, वही हमारा राष्ट्र धर्म है। और इसलिए हम योग धर्म के साथ हम कर्म के उपासक है। कर्म प्रधान विश्व रति राखा, जो जस कर ही सोता ही फल चाखा, कुर्वन्य वेह कर्माणि जीजीवी छेद शक्तं समा। तो जब सारे देशवासी मिलकर के पुरुषार्थ करेंगे, तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी इकोनॉमी बनेगी, ये तो 5 साल की बात है। 2047 तक जब भारत अपने आजादी का 100 वर्ष मनाएगा, तब भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सामरिक महाशक्ति बने। हम ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा में, चिकित्सा में, समाज जीवन के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करें। वो सामर्थ्य भारत के पास है, लेकिन ये मेरे परिवारजनों के 140 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ से संपन्न होने वाला है। मोदी जी नीतियां बना सकते हैं, अच्छी नीयत से अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं,
लेकिन पुरुषार्थ तो देश के 140 करोड़ लोगों को करना पड़ेगा। जैसे एक साधारण परिवार में पैदा हुए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी मेरे साथ बैठे हैं, एक मजदूरी करने वाले, एक खेतीबाड़ी करने वाले परिवार में हम लोग पैदा हुए और आज लाखों करोड़ का स्वदेशी साम्राज्य हमने देश में खड़ा किया, देश की भारत माता की सेवा के लिए। ऐसे देशवासियों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के ये देश विश्व की आर्थिक प्रथम महाशक्ति बनेगा। तृतीय की तो बात क्या है मेरा। जी जी, और यही सहयोग की अपेक्षा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने भाषण में भी कही। सुमीर जी, उनका कहने का उद्देश्य सीधा सीधा यही था, मुझे आपके साथ की जरूरत है। अब हम इसे चुनावी ज्यादा समझें या ओवरऑल पिक्चर में हम थे? या सीधा कहा मुझे आपके वोट की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने 90 मिनट से जो ज्यादा का अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने अतीत की बात की, वर्तमान की और भविष्य की बात की। अतीत की बात में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया और वर्तमान में उन्होंने अपनी सरकार के परफॉर्म का पूरा 2014 से लेखा जोखा दे दिया। उन्होंने देश की जनता से स्पष्ट कहा कि 30 साल बाद आपने मुझे देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार दी, आपने सरकार फॉर्म की और मैंने परफॉर्म किया और रिफॉर्म किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि आने वाले समय में आपको स्पष्ट बहुमत की सरकार चुनी है। इशारों में उन्होंने बहुत स्पष्ट बात कर दी। उन्होंने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भी बात की। प्रधानमंत्री ने हर वर्ग को इस मामले में टटोला और सबसे बड़ी बात उन्होंने 140 करोड़ एक परिवार की बात करते हुए बताने की कोशिश की है कि 140 करोड़ देशवासियों का मेरा एक परिवार है और उनके साथ सुख दुख में मैं इन्वॉल्व हूँ और उनके सारी समस्याओं को निपटाने के लिए मैं दिन रात काम करूंगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो लगातार 2014 से अपने भाषण में कहते आए लाल किले से, भ्रष्टाचार पर उन्होंने फिर वार किया, परिवारवाद पार्टियों का उन्होंने जिक्र किया और तुष्टीकरण का उन्होंने बात किया। तो मुझे लग रहा है कि जो पार्लियामेंट में भी जिस तरीके से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का जिक्र हुआ था, मुझे लग रहा है 2024 के लिए वो इसी का जिक्र करेंगे। इसके अलावा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की बात की कि इस त्रिवेणी के संगम से कैसा देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने 2024 जब देश की स्वतंत्रता के 100 साल होंगे उसका भी खाका खींच दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले समय 100 साल का खाका भी खींच दिया, 1000 साल का जिक्र भी किया और 2047 में देश कैसे विकसित होगा इसका भी उन्होंने अपना विजन सामने रख दिया। देखिए ये फर्क देखिए आप पिछले कुछ वक्त में आया है जो प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो बातें कही जाती हैं। पहले अमृतकाल की 25 वर्ष में हमको विकसित भारत बनाना है, हमको एक डेवलप्ड नेशन बनना है, और उसके बाद अब 1000 साल की बुनियाद डालने वाला एक कालखंड है। ये बार बार प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, 2-3 बार इसका उन्होंने जिक्र किया। और देवेंद्र से वैसे नाम लेने की बात नहीं है, लेकिन आप बता रहे थे एक बार कि सरकार में बैठे, शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति ये कहते हैं कि ये सरकार वो काम करके जाएगी वाकई में जो देश की बुनियादी परिवर्तन करेंगे। या बिल्कुल सौरभ, और ये कहने के साथ कि उनको ये भरोसा भी रहता है कि इन सारे कामों को वो करेंगे, उसमें कहीं से उन लोगों को ये डाउट नहीं लगता है। और सरकार के एकदम टॉप लेवल पे जब ये बात होती है तो ये समझ में आता है कि एक डिजाइन के तहत ये काम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरी कार्यशैली को देखें, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर आप देखें, जैसे शुरू में सौरभ आपको याद होगा कि जनधन अकाउंट जब खोला गया था तो कितना ज़्यादा मजाक उड़ा था, लेकिन जिस दिन जनधन अकाउंट खोलने के बारे में पीएम मोदी ने ये फैसला किया था, उनको बखूबी मालूम था कि इसके तहत मैं डीबीटी करूँगा, इसके तहत मैं करप्शन रोकूंगा। तो जो प्लान भी वो करते हैं वो बहुत आगे का प्लान करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बैठक उन्होंने की थी, उस समय ही नॉर्थ ईस्ट का पूरा एक खाका खींच लिया था कि अगले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अगले 20 साल में कैसा होना चाहिए। तो हर एक लेवल पे प्रधानमंत्री जब कोई प्लानिंग करते हैं तो वो तात्कालिक नहीं होता, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। संगठन में पार्टी के स्तर पे हो तो या सरकार के स्तर पे प्रधानमंत्री के तौर पे हो तो उसी का एक प्रस्तुतिकरण उन्होंने आज किया था। और सौरभ देखिए आप कि बाकायदा उन्होंने बताया, जैसे जो वो बता रहे थे कि इतने करोड़ लोग तो कहीं थे ही नहीं जिनके बारे में उनके सारे करप्शन हो रहा था। ग्रामीण विकास की जो योजनाएं थी उसमें जो ग्रामीण आवास आवंटित किए जाते हैं उसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा था जिसका कोई हिसाब नहीं, और सिर्फ कागजों पे वो पैसे जाते थे और धरातल पे कहीं कुछ था नहीं। तो इन सारी चीज़ों को पीएम मोदी ने बताया कि, और मैसेज यही था कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन दूंगा। स्वामी जी, आज नारी शक्ति का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और एक बड़ा अच्छा मिशन वो शुरू करने की बात कह रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें लखपति दीदी बनाना है, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। स्वामी जी, इस पर भी आप अपनी राय जरूर दें। नारी शक्ति का जो विकास हुआ है, हालांकि तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। 50% योगदान, मैं तो कहूंगा 50% से भी ज्यादा योगदान भारत की मातृ शक्ति का एक बार वह देश की माँ बहन बेटियों के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। उनको लोग जो है ना थोड़ा अवमूल्यन करते हैं उनके पुरुषार्थ का।
घर परिवार चलाने से लेकर के, संसार को आगे बढ़ाने से लेकर के, पूरे घर को संभालने से लेकर के, और सबसे खतरनाक जीव घर का होता है पति, उस हस्बैंड को संभालने से लेकर के। माँ बहन बेटियां बहुत बड़ा काम करती हैं, अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से वो समृद्धि तो अर्जित करेंगी ही करेंगी। स्वामी जी वैसे ये गलत बात है, ये गलत बात है, हस्बैंड लोगों पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। जैसे मोदी जी पुरुषार्थ की बात करते हैं। स्वामी जी आप ये थोड़ा सा कभी-कभी होनी चाहिए टिप्पणी। नहीं, आप ये रणनीतिक बयान दे रहे हैं आप, मतलब ठीक है, आपको ये पता है कि महिलाओं में एक बार स्वीकार्यता हुई तो परिवार अपना हो जाता है, तो आप पुरुषों को बिल्कुल दरकिनार कर दे रहे हैं। ना, परिवार हमारा है ही पहले से। जिसका अपना परिवार नहीं होता वो सबका परिवार उसका परिवार हो जाता है। सन्यासी इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। तो देश की माँ बहन बेटियों के पुरुषार्थ को कोई नजरअंदाज जरूर करता हो, लेकिन ये सच है कि देश की माँ बहन बेटियां लखपति करोड़पति भी बनेंगी, इस देश को आगे भी लेकर के आएंगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, देश की माँ बहन बेटियों से लेकर के, बच्चों से लेकर के, युवाओं से लेकर के सभी 140 करोड़ नागरिकों के पुरुषार्थ से देश आगे बढ़ेगा। संकल्प से सिद्धि की बात की, तो आज मैं देश से एक आह्वान भी करना चाहूँगा, स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत के लिए, कि आज यूनिलीवर हो, कोलगेट हो, तमाम तरह के, कोका कोला, पेप्सी, KFC, मैकडॉनल्ड्स, ये कंपनियां खाली पैसा कमाने देश में आती है। तो स्वदेशी का संकल्प लेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक लाखों करोड़ रुपए जो विदेशी लोग लूट करके लेके गए, उससे हम देश को बचा पाएंगे। और मेक इन इंडिया, मेक बाय इंडियंस, और ये जो आत्मनिर्भरता का अभियान है ये भी पूरा होगा। ये बात भी मैं जरूर आज जोड़ना चाहूंगा कि आज हम स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि कम से कम शून्य तकनीकी से बना हुआ कोई विदेशी उत्पाद हम नहीं प्रयोग करेंगे। मैं घड़ी से लेके, मोबाइल से लेके, गाड़ी से लेकर के, जैसे सब स्वदेशी उत्पाद प्रयोग करता हूं, ऐसे देश से भी अपेक्षा करता हूं। और एक छोटे से व्रत से इस देश को आर्थिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर हम ले जा पाएंगे, और एक समर्थ भारत बनाने का, एक परम वैभवशाली भारत बनाने का जो सपना है, उसमें अपनी आहुति योगदान दे पाएंगे। तो माँ बहन बेटियों के पुरुषार्थ को तो हमें गौरव देना ही चाहिए। हम जो कुछ हैं, पैदा तो सब माँ की कोख से हुए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो या स्वामी रामदेव हो, चाहे कोई सन्यासी हो, फकीर हो, वजीर हो, अमीर हो। जी मेरे भाई हर्षवर्धन जी। नहीं स्वामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि लाल किले की प्राचीर से कभी तुष्टीकरण की बात की हो। अभी देश के अलग अलग हिस्सों में जो हालात हैं उनमें कई तरह की ऐसी विसंगतियां भी दिखी हैं। सरकार कहती है और सरकार के तौर पर योजनाओं में तुष्टीकरण नहीं दिखती, तो किस तुष्टीकरण की ओर वो इशारा कर रहे हैं, और ये तुष्टीकरण की समस्या आज के भारत में अभी कितनी बड़ी है? देखिए हर्षवर्धन जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं। एक तो पहले देश के जितने भी स्लोगन है, सत्यमेव जयते, यतो धर्म ततो जय, संसद में लिखा हुआ धर्म चक्र प्रवर्तनाय, माने इस देश के सनातन मूल्यों का अवमूल्यन किया गया, उनको गौरव नहीं दिया गया। आज सनातन बोध के साथ संस्कृति मूलक समृद्धि की बात हो रही है। तो एक तरफ हमें अपने सनातन धर्म, जो हम मूल धर्म इस देश का, आज उसके प्रति बहुत लोगों में घृणा है, नफरत है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां या बहुत से मजहबी लोग। और फिर मुसलमानों के नाम पर देश को बांटा जाए, ईसाइयों के नाम पर देश को बांटा जाए, दलितों के नाम पर देश को बांटा जाए। तो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि मुसलमान, ईसाई, ओबीसी और कुछ कम्युनिस्ट सोच के लोगों को एक साथ जोड़ करके हम इस देश के सनातन वैभव को, सांस्कृतिक वैभव को, सांस्कृतिक विरासत को हम खत्म कर डालेंगे। उसके खिलाफ मोदी जी बात कर रहे हैं कि जो मजहबी एजेंडे लेकर के, मजहबी झंडे लेकर के और राष्ट्र धर्म को नीचा दिखा करके कि उनके लिए उनका मजहब सर्वोपरि है, किसी के लिए कोई कुछ सर्वोपरि कोई। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में न इस्लाम सर्वोपरि है, न इस देश के अंदर ईसाइयत सर्वोपरि है, न इस देश के अंदर हिंदू धर्म सर्वोपरि है। इस देश में राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। ये सोच देश के अंदर पैदा होनी चाहिए। ये तुष्टीकरण के खिलाफ सोच है। ये राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, इसकी सोच है, और ये सोच सब लोगों में आनी चाहिए। मुझे तो लगता है ये कहना चाहते हैं मोदी।
बिल्कुल, उन्होंने यही बोला भी देवेंद्र, इफ और बट नहीं चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और स्वामी रामदेव जी से मीनाक्षी ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि हर साल की तरह इस बार भी जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही हैं और थोड़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आ रही हैं। हर साल जब मैं कह रहा हूँ तो पिछले 3-4 सालों की बात कर रहा हूँ, तो जम्मू कश्मीर की इस साल की जो तस्वीरें हैं वो आपको कैसी लग रही हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर पहले हम कहते थे कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, नारे, कविताएं, ये सब चलता था, राजनीति चलती थी कश्मीर के नाम। लेकिन धारा 370 का खत्म करने का सामर्थ्य किसी देश के वीर पराक्रमी प्रधानमंत्री ने दिखाया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। इस देश के अंदर राम के उपासक सभी थे, लेकिन राम का ये देश है, उसमें राम को गौरव नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा? तो राम और कृष्ण की संस्कृति को, उनकी विरासत को, मैंने एक वाक्य कहा था, संस्कृति मूलक समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को लेकर के हमें सभी दिशाओं में नव सोपान चढ़ने, नए इतिहास घड़ने हैं। तो वो कार्य, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मैटर है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा है, अब समान नागरिक संहिता वाला, और मैं तो आज हरिद्वार से मांग करता हूं, देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी मोदी जी जल्दी बना दो, 2024 से पहले ही ये काम भी कर दो, तो ये देश युगों युगों तक आपको याद रखेगा। नहीं तो हम कितना ही पुरुषार्थ कर लें, ऐसे ही ये आबादी बढ़ती रही तो ये सड़कें, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटियाँ, ये ज़मीन छोटी पड़ जाएगी। तो हमें देश के लिए, जैसे बात हो रही थी कि कुछ ऐसे कालजयी कार्य करने, तो उस तरह के कालजयी करने का सामर्थ्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, वीरता वो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है। मेरे भाई सौरभ जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, समीर चौगांकर जी का एक प्रश्न है आपसे। स्वामी जी नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी आपने जनसंख्या नियंत्रण का बोला बिल लाने के लिए, तो क्या आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले आना चाहिए? देखिए, मेरे लिए तो जो है समान नागरिक संहिता से भी बड़ा मुद्दा जनसंख्या इसलिए है, ये देश तो संविधान से ही चलता था, चलेगा, और जो आज कुछ मजहबी उत्पात मचाते हैं उनको भी देश के संविधान को ही सर्वोपरि मानना पड़ेगा, देश को ही सर्वोपरि मानना पड़ेगा। इसलिए समान नागरिक संहिता तो होनी ही चाहिए, और एक देश एक कानून एक नागरिक, हम वो तो देश की मूल संविधान, जो संविधान की भावना उसके अनुरूप सत्य है समान नागरिक संहिता तो। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक ये देश विश्व की, जो हम आर्थिक महाशक्ति बनाने की बात कर रहे हैं, हम देश में एक गौरवपूर्ण जीवन जीने की बात कर रहे हैं कि देश के 140 करोड़ जो लोग हैं उनको वैसा ही गौरव हो जैसे आज अमेरिका को कोई सिटीजन होता है, अमेरिकन पासपोर्ट किसी के पास होता है, यूके यूएसए का पासपोर्ट, जापान का पासपोर्ट किसी के पास होता है, 50-100 देशों को जो यात्रा वो बिना वीजा के करता है। ऐसा गौरव भारत के नागरिकों को तब मिलेगा जब जनसंख्या नियंत्रित होगी, और इसमें हमारा तो कोई योगदान है नहीं, हम तो ब्रह्मचारी पैदा हुए और वैसे ही जाएंगे। लेकिन जो थोक में होलसेल में पैदा कर रहे हैं बच्चे, उनके ऊपर नियंत्रण जरूर होना चाहिए, तब ये देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, और ये पूरा हिंदुस्तान इसी में मैं आपके पास ही आती हूँ। अच्छा स्वामी जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाषण की शुरुआत की, तब मैं और हर्ष जी यही डिस्कस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सारी बातें अच्छी है, लेकिन जहाँ शुरुआत में 140 करोड़, अब वो उनमें से हम भी एक है, लेकिन जब उन्होंने 140 करोड़ का जिक्र किया तो पीड़ा हुई थी हर्ष जी। नहीं, मुझे लगता है कि जब स्वामी जी कह रहे हैं तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ। आप कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता बाद में, पहले जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन अब जो आंकड़े बताते हैं उसमें जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं या जनसंख्या संतुलन की बात कर रहे हैं? अभी देखिए, ये शब्दों का घालमेल है हर्षवर्धन जी। जनसंख्या संतुलित भी होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रित भी होनी चाहिए, जनसंख्या पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, जनसंख्या हेल्दी भी होनी चाहिए, जनसंख्या प्रोडक्टिव भी होनी चाहिए, जनसंख्या पुरुषार्थी भी होनी चाहिए, जनसंख्या आपस में प्रेम मोहब्बत करने वाले भी होनी चाहिए। प्रेम से रहें तो 140 करोड़ लोग बहुत खुशहाली के साथ जीवन जी सकते हैं, और झगड़ा करें तो दो आपस में मर मिट सकते हैं। तो बात तो समग्रता से की जाएगी, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ा मुद्दा था, है, और पूरी दुनिया के जो भी विकसित देश हैं, समृद्ध देश हैं, जो गौरवशाली देश हैं,
वो सबके सब इस बात को मानते हैं, तो हमें भी इस बात को आगे इसी तरह से सोचना पड़ेगा। और समान नागरिक संहिता के साथ साथ मैं उसका विरोध करने का तो प्रश्न ही नहीं, मैं तो उसका उपासक हूँ, समानता का। एकता, स्वाधीनता, समानता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। मैं तो ये गीत रोज गाता हूँ, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के और समानता के, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, योग जो हमने पिछले 3 सालों से लगभग कितने दिन हो गए भाई, करीब 1200 दिन हो गए, हमने एक दिन भी विराम नहीं लिया। और आज भी आजादी के पर्व में भी योग धर्म और राष्ट्र धर्म का समान रूप से उद्घोष पतंजलि की ओर से हो रहा है, अभिनंदन है। तो हम तो भाई एक साथ समग्रता के उपासक हैं। योग है, आयुर्वेद है, स्वदेशी है, खेती है, शिक्षा है, चिकित्सा है। मैं तो आर्थिक आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, सांस्कृतिक वैचारिक आज़ादी का एक साथ उद्घोषक हूँ। और इसीलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के हमारे चेयरमैन यहाँ पर बैठे हुए हैं आदरणीय एमपी सिंह जी, जो मैकाली एक हमारे शिक्षा नीति का विध्वंस के बीज बो के गया। अब शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, आर्थिक सांस्कृतिक आज़ादी और सभी तरह की गरीबी, भूख, अभाव, दरिद्रता से आज़ादी, हिंसा से आज़ादी, ये सारे काम योग धर्म और राष्ट्र धर्म का साथ साथ निर्वहन करने से ही होंगे मेरे भाई हर्षवर्धन जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए प्रधानमंत्री ने आज भले कह दिया हो कि अगले साल भी लाल किले से मैं ही आपको रिपोर्ट कार्ड अपना पेश करता हुआ दिखाई दूंगा। विपक्ष कहता है 2014 में झूठ बोलकर, देश को भ्रष्टाचार का डर दिखाकर, सपनों के घोटाले बताकर के मोदी जी आ गए। 2019 में पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर आ गए, 2024 में अब ये नहीं होने वाला। अभी देखो सौरभ जी, आप इन सारे विरोधी दलों से, विपक्ष से प्रश्न पूछो कि आपके पास में देश का विजन डॉक्यूमेंट क्या है। मोदी जी तो रोज बात करते हैं, भारत के 1000 सालों की योजनाओं की नींव उन्होंने डालनी शुरू कर रखी है। इन विपक्षी लोगों की बौद्धिक दरिद्रता का नजारा ये है कि इनके पास देश के आने वाले 5-50 वर्षों का विजन नहीं, और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं हम देश के 1000 वर्षों की नींव डाल रहे हैं। तो आखिर जो है विरोधी दलों को देश को एक विजन देना पड़ेगा। आपके पास देश का विजन डॉक्यूमेंट क्या है? शिक्षा में, चिकित्सा में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, समाज के ये जो राष्ट्र का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, सब जाति, सब प्रांत, सब मजहब, सब भाषा भाषी लोग, अलग अलग वर्ग समुदाय से, उन सब के लिए आपका विजन क्या है? तो मोदी जी तो अपने 5 साल 50 साल का विजन और 1000 सालों की योजना लेकर के देश के सामने, जो विपक्षी दल हैं उनकी बौद्धिक या राजनीतिक दरिद्रता इस कदर जो है मैं आपको बताता हूं, आपने पूछा विपक्ष का विजन क्या है, वो कहते हैं विजन तो हम बाद में बताएंगे, पहले तो हमें देश को बचाना है। स्वामी जी वो कहते हैं पहले तो हमें देश को बचाना है, लोकतंत्र को फिर से जीवित करना है। लोकतंत्र अमृत हो गया था, राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाल हुई है, तो फिर थोड़ा उस पर जान आई है। मोहब्बत की बात करते हैं राहुल गांधी जी। स्वामी जी देखो जो है मोदी जी ने उनकी मोहब्बत की दुकान को भ्रष्टाचार की और पता नहीं क्या क्या उसके नाम दे दिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, देखो राजनीतिक स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन मैंने शुरू में एक बात कही, मोदी जी का के पूरे भाषण का सार, वो आशावाद की बात करते हैं, वो निर्माण की बात करते हैं, वो देश के सपनों की, आकांक्षाओं की, अपेक्षाओं की, प्रतिभाओं की, पुरुषार्थ की, पराक्रम की, शौर्य की, वीरता की, देश के चरित्र निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं और पूरे विश्व में भारत की भूमिका की बात करते हैं, वो आशावादिता की बात करते हैं। और दूसरी तरफ ये मैं मानता हूं कि देश में कौन सा ऐसा देश है जहां चुनौतियां ना हो। मैं पिछले दिनों अमेरिका था, वहां पर भी मर्डर होते हैं, वहां पर भी जातीय हिंसा है, वहां पर भी रंग भेद है, वहां पर भी देशी विदेशी का भेद है, सब प्रकार के, कौन सा ऐसा देश है? वहां पर भी भ्रष्टाचार है, वहां पर इतना भ्रष्टाचार है, जेलों में भ्रष्टाचार है, जेल से लोग ना छूटे इसके लिए जजों को रिश्वत दी जाती है, वहां पर भी रिश्वतखोरी है। तो कौन सा ऐसा देश है, अमेरिका से लेकर के, ब्रिटेन से लेकर के, जापान से लेकर के और आज चाइना हो, कौन सा ऐसा देश है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, जहां पर चुनौतियां नहीं है? सभी दुनिया के देशों में सब प्रकार की चुनौतियां हैं। एक घर है तो छोटे से घर में भी कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं, लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ते हैं तो हम सकारात्मकता को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उत्साह को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और यही मोदी जी की ताकत है और इसका तोड़ विपक्षियों के पास नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए विपक्षियों को आज एक मंत्र दे देता हूं मैं विजय का। उनको चुनौतियों के साथ देश की उपलब्धियां, देश की ताकत, देश की प्रतिभाएं, देश का सामर्थ्य, उसकी भी बात करनी चाहिए, देश के पुरुषार्थ की, पराक्रम की, शौर्य की, वीरता की, नहीं तो मार खाएंगे। और इसलिए मोदी जी से थोड़ा सीख लें आज आज़ादी के दिवस पर, तो थोड़ी अपनी जो मानसिक दरिद्रता है उससे थोड़ा आज़ादी पाएंगे। तो खामियां होती हैं, विपक्ष का काम होता है उनको सामने रखना, लेकिन उसके साथ देश का सामर्थ्य भी साथ में रखते रहेंगे तो राजनीतिक मोक्ष होने से बच जाएंगे। स्वामी जी, तकरीबन देश के हर एक कोने में आप लगातार घूमते हैं और देश ही नहीं दुनिया में जाते हैं, जैसा कि आपने बताया भी पिछले दिनों आप अमेरिका में थे। लोगों से जब आपकी बातचीत होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके सरकार के कामकाज के बारे में 2019 में जो आपको फीडबैक मिलता था, अभी की जो स्थिति है वो फीडबैक वैसा ही है, उससे ज़्यादा है या उसमें कमी आई है? देखो, प्रांतीय स्तर पर तो क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व मोदी जी दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर निष्पक्ष होकर के बात करना चाहता हूँ। बाकी तो जो है मैं थोड़ा बाइस्ड हो गया था राष्ट्रीय मुद्दों पर। प्रांतीय स्तर पर जो सरकारें बनेंगी वो प्रांतीय नेतृत्व से बनेंगी। इसलिए मैं तो ये बात भी कहना चाहूँगा सत्तारूढ़ दल से भी, डबल इंजन की सरकार से भी, कि आपको यदि प्रांतों में विजय पानी है तो प्रांतीय स्तर पर जो पराक्रमी लोग हैं, जिनकी मास अपील है, उनको बीजेपी को आगे लाना पड़ेगा। और प्रांतीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तुष्टीकरण के खिलाफ हैं, परिवारवाद के खिलाफ हैं, और जिनमें उस प्रांत के लोग अपने सपने देखते हैं, उनको आपको आगे करना पड़ेगा। और फिर जोर से धक्का मोदी जी लगाने में माहिर हैं ही, उनको महारत हासिल है इस बात की। तो नहीं, तो प्रांतीय फीडबैक फीडबैक स्तर पर तो अभी भी जी नहीं, मैं स्वामी पूरा जी माफ confirm कीजिएगा, नहीं हूं कि कितनी सरकारें प्रांतों का फीडबैक मैं नहीं पूछ रहा था। 2024 में तो मोदी जी बाजी मार ही लेंगे, उसमें चाहे जितनी क्योंकि चुनौतियां पीएम मोदी ने ये कहा कि अगले साल फिर से वो झंडा फहराएंगे। तो सिर्फ मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो आपका जो नज़रिया है जो लोगों के फीडबैक के आधार पे, उसमें 2019 में पीएम मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी उसमें कमी आई है, वैसा ही है या बढ़ोतरी है? ना, वो तो बढ़ोतरी हुई है। मोदी जी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है। राज्य स्तर पर चैलेंजेस हैं, ये स्वीकार करना चाहिए हमें, जो हकीकत है। लेकिन एक बात जरूर है, ये देश में हमेशा राष्ट्रवाद ऊपर रहेगा। इस देश में योग धर्म, सनातन सांस्कृतिक गौरव वैभव ऊपर रहेगा। इस देश में पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, वीरता ऊपर रहेगी। और जो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे दल, वो इस देश में राज करेंगे। इसमें मैं निर्भ्रांत हूँ, और ये देश की भावना भी है, देश की आवाज़ भी है। और ये मैं रोज़ कम से कम 500 लोगों से मिलता हूँ, उनकी भावनाओं को मैं देखता हूँ, वो इसी तरफ देश की भावनाएं हैं। स्वामी जी, अभी राज्यों की बात आप कर रहे थे, तो राज्यों में अभी आने वाले कुछ वक्त में ही जो है चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और उत्तर पूर्व में भी। तो वहाँ आपको पराक्रम किसका दिखाई देता है ज़्यादा? मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। बीजेपी, लोग कह रहे हैं बीजेपी का लिए बड़ा मुश्किल है। अरे भाई, मैंने आजकल जो है इस राज धर्म को नए पत्थे पर रखा हुआ है, योग धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म को ऊपर रखा हुआ है। आप मुझे क्यों राजनीति के पचड़े में फंसा रहे हो? जो आपके साथ में जो बहुत बड़ा पैनल है, आप नहीं, लेकिन स्वामी जी ये सब पूरा करवा लो। नहीं स्वामी जी, आपने कहा ना, आपने कहा कि ओपिनियन बहुत कम देता हूँ, लेकिन 15 अगस्त था तो मन का गुब्बार फूट पड़ा। नहीं, आपने कहा कि राज्यों के नेतृत्व, जब देवेंद्र ने सवाल किया तो आपने यही कहा कि केंद्र में तो कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी 2024, लेकिन राज्यों का नेतृत्व ठीक करना पड़ेगा, तभी मोदी जी धक्का दे पाएंगे। तो आपको ये मुश्किल कहाँ दिख रही है? वो उनको भी पता है, वो उनको भी पता है। और आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी जब मुझसे पूछते हैं, उनको भी बता देता हूँ, आपको नहीं बताऊंगा। स्वामी जी, अच्छा स्वामी जी, अच्छा समीर जी, आप पूछ ले, मैं तो योग पर लेकर आने का सोच रही थी। गोपनीयता रखनी पड़ती है। एक राजनीतिक प्रश्न और आएगा स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अभी ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कलकत्ता में कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो अल्पसंख्यकों को घुसपैठिए कहकर बाहर किया जाएगा, उनके लिए मुश्किलें खड़ी होगी। आपको क्या लगता है इस बयान में? देखो, ये जो विपक्षी दल बेचारे, ये एक मैं कह रहा हूँ ना,
अलग प्रकार की त्रासदी से, स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, एंजाइटी के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए कुछ कुछ बोल देते हैं कि उनके साथ मुसलमान जुड़े रहे, उनके साथ भी कुछ ओबीसी, दलित, शोषित, वंचित वर्ग कुछ जुड़ा रहे। इसलिए इस देश के मुसलमानों को कभी हिंदुस्तान में खतरा न था, न है, न होगा, लेकिन इस देश के मुसलमानों को पहले राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। इस्लाम सर्वोपरि नहीं, मुसलमान सर्वोपरि नहीं, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। जो इस भाव से रहेंगे उनको हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं है। स्वामी तो जी, ये कहाँ झगड़े हैं? हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ चारों ओर बहुत से मुसलमान हैं। हिंदुस्तान के अंदर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ना इस्लाम खतरे में है, ना यहाँ सनातन खतरे में है, ना ईसाईयत खतरे में है। खतरे में वो लोग हैं जो निराशा में, कुंठाओं में डूबे हुए हैं, जो जिनके जीवन में कोई सपने नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई पुरुषार्थ, शौर्य, वीरता, पराक्रम नहीं है। खतरे में वो लोग हैं, कोई हिंदुस्तान में खतरे में नहीं है। स्वामी जी, आज योग को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में इसे भी शामिल किया। उन्होंने कहा कि हमने योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की है, हमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, ये बात तो सही है। देश में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को सर्वाधिक गौरव दिया। इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम तो योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के ही संवाहक हैं। और इससे पहले देश के जो प्रधानमंत्री होते थे योग किया करते थे, आयुर्वेद को मानते भी थे थोड़ा बहुत, और स्वदेशी को भी मानते थे। लेकिन सीना तान करके, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, राष्ट्रीय मंचों से उसकी बात करना और उनके व्यक्तित्व से, चरित्र से योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन प्रतिबिंबित तो होता हो। कौन देश का प्रधानमंत्री है जिसने जाकर के गंगा में स्नान किया हो, माथे पर पुंडीर लगाया हो, शिव आराधन की हो? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो सनातन धर्म की बात ही नहीं करते, सनातन धर्म को जीते हैं। इसलिए उनका हम अभिनंदन करते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए, हमको गौरव होना चाहिए सनातनी होने का, हिंदू होने का। वो गौरव मोदी जी ने दिया है देश को, उसको जी के दिखाया है। नहीं, हालांकि स्वामी जी ने कहा कि राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन अब आपकी अभी ये वाली जो बातचीत है ना, ये कटने वाली है और कट के सोशल मीडिया पर चलेगी, और नेहरू जी के गंगा स्नान वाले और जो शीर्षासन करने वाली, वो दोनों चित्रों के साथ चलेगी स्वामी जी। लेकिन हर्षी, मैं बोला ना, करते थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उसको गौरव नहीं देते थे हर्षवर्धन जी। मैं बल्कि इससे दूसरी तरीके से स्वामी जी कहना चाह रही थी कि खुद करना और दूसरों को प्रेरित करना करने के लिए इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हर्ष जी आप ही मानेंगे। निश्चित तौर पर ये मैंने स्वामी जी, चूंकि हम बात कर रहे थे, और अच्छी बात यह है कि स्वामी जी गंभीर से गंभीर बात हल्के फुल्के अंदाज में कह देते हैं। सारे विपक्षियों को राष्ट्रवाद को दबे स्वर से स्वीकार करना पड़ा, इंडिया कह करके। ठीक बात, ठीक बात। आपने एमपी पे जवाब नहीं दिया स्वामी जी। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है ही, ये बनाना क्या है? लेकिन अब देखो, कमलनाथ बहुत होशियार है। उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व को इस तरह से जो है पूरा धारण किया हुआ है कि वो आज शिवराज जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए। बस इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा कहना ठीक नहीं। ये तो राजस्थान में भी हो रहा है स्वामी जी। नहीं, ये राजस्थान में भी हो रहा है हर्षी। जो कॉरिडोर बन रहे हैं, धार्मिक कॉरिडोर बन रहे हैं, धार्मिक कॉरिडोर। और जो स्वामी जी कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बाबा बागेश्वर के बाद अगला जो योग शिविर लगेगा वो आपका भी लगने वाला है छिंदवाड़ा में? अरे आप मुझे क्यों लपट रहे हो हर्षवर्धन जी? आज मेरी सुपारी लेकर के आए हुए हो कि बाबा जी को आज राजनीतिक तौर पर? अरे नहीं। स्वामी जी, आपको बहुत फंसाने की कोशिश की है हर्षवर्धन जी ने, सबने। बहुत धन्यवाद एक बार फिर स्वामी जी, आपको, आपके साथ मौजूद सभी लोगों को बधाई। ठीक बात, आपको बहुत बहुत बधाई आज आजादी के पर्व की। और बधाई से पहले हम आज तिरंगा हम भी फहराएंगे एक बार, और हमारे बच्चे ऊपर से छलांग लगाए, इनके लिए भी अभिनंदन है। एक बार बोले भारत माता की जय, और फिर आपसे हम विदा लेंगे।
तो आज हम यहाँ तिरंगा भी फहरा रहे हैं और योग धर्म और राष्ट्र धर्म का साथ उद्घोष कर रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं ना कि ना रुकना है ना थकना है, तो एक बिग पिक्चर में मैं ये बात कहती हूँ सौरभ की अगर स्वस्थ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे तो ना रुकेंगे और ना थकेंगे। और वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, वो पॉलिटिक्स में हो सकता है, कोई बिजनेस कर रहा है वहाँ हो सकता है। हम अपना काम करें भरी दोपहरी में बैठ के, तेज़ धूप में बैठ के, हमारे साथ पूरा पैनल है, ना रुकना है ना थकना है। नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा कि दुविधा में भी नहीं रहना है, भ्रम की स्थिति नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुविधा वाला मामला आज के समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रदीप जी यहाँ पर हैं हमारे साथ, और प्रदीप जी ने याद दिलाया था कैसे जब देश अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था। सुनते हैं। वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमित ध्रुवदल शोभिनी, सुवासिनी सुमधुर वासिनी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश पर मर मिटने वाले इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।